The topic of this video lecture is glycolysis. What is glycolysis? Glycolysis is the breakdown of the glucose. So what is the pathway of the glycolysis? We will study in this video lecture. The other name of the glycolysis is Embden-Merhoff pathway or EM pathway, and the sequence of reactions converting glucose to pyruvate or lactate with the production of ATP. So इसमें होता है कि कुछ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस होते हैं जो ग्लूकोज को पायरुवेट में या फिर लैक्टेट में कन्वर्ट करते हैं विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. सो इसमें एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए ये पाथवे किया जाता है. Here are the silent features of glycolysis. Major pathway for utilization of glucose. अब जो ग्लूकोज का पाथवे है, जब एक सेल को एनर्जी चाहिए होती है तो वो ग्लूकोज जो सेल में आ रही होती है थ्रू द ब्लड, तो उसको पायरुवेट में कन्वर्ट करता है. इस कन्वर्जन के नतीजे में जो एटीपी बनता है उसको सेल जो है वो अपनी एनर्जी के तौर पे यूज़ करता है ताकि जो भी सेल के डिफरेंट फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर सकें. It takes place in all the cells of the body. The enzymes of this pathway are present in the cytosol of the cell. जो सेल है उसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें सारे के सारे एंजाइम जो कि ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं वो सारे के सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं. Occurs both in aerobic and anaerobic condition. So aerobic condition जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या anaerobic condition जिसमें ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो, उस कंडीशंस में ये ग्लाइकोलिसिस का पाथवे दोनों में यूटिलाइज होता है. Major pathway for ATP in tissue lacking the mitochondria, RBC, lens, cornea. So ऐसे cells जिनमें mitochondria ना present हो, as we know कि जो mitochondria है, it is also called as a powerhouse of cell, और इसमें ATP जो है वो बनता है through the इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सो उसमें जो एटीपी बन रहा होता है वो काफ़ी अमाउंट में होता है जो कि सेल के लिए एनर्जी के तौर पे यूटिलाइज होता है. सो जो सेल्स जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो अल्टरनेटिवली ये जो ग्लाइकोलिसिस का पाथवे है वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है. इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द ब्रेन बिकॉज ब्रेन जो है वो ग्लूकोज को ही एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करता है. सो इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द ब्रेन एक्टिविटीज़. Reactions of the glycolysis. From this onward we will discuss the reactions of the glycolysis जो उसका pathway है. इस pathway में breakdown of glucose to two molecules of pyruvate. एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट में कन्वर्ट होता है बाय द सीक्वेंस ऑफ 10 रिएक्शंस. जो आफ्टर द 10 रिएक्शंस, ये जो पाथवे है इसमें 10 रिएक्शंस होंगे, उसके बाद जो है वो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट में कन्वर्ट होता है. इस पूरे 10 रिएक्शंस में हाफ जो रिएक्शन होंगे वो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज के होंगे, मींस उसमें एनर्जी लगाई जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. और जो हाफ होंगे वो एनर्जी जनरेशन फेज के होंगे जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ये ओवरऑल रिएक्शन है जो कि ग्लाइकोलिसिस के पाथवे का है. इसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूटिलाइज होगा, 2 एनएडी यूटिलाइज होंगे, 2 एडीपी, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और जो प्रोड्यूस होगा उसमें 2 पायरुवेट आ गए, 2 NADH, 2 ATP, 2 वाटर मॉलिक्यूल एंड 2 हाइड्रोजन आयंस. सो ये ATP जो है ये भी एज अ एनर्जी सोर्स के तौर पर आ रहा है. ये जो 2 NADH एज वी नो, एक NADH जो है वो 3 ATPs के इक्वल होता है. सो हमारे पास इस तरह से 6 ATPs यहाँ से भी आ गए, 2 ATPs यहाँ से भी आ गए. ओके, सो वी विल मूव टूवर्ड्स द रिएक्शन. सो हम इसके बाद जो है फर्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं. एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज जिसके अंदर स्टेप 1 to 5 आएंगे, और उसका जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें ये है as soon as the glucose enter the cell it become phosphorylated to glucose 6 phosphate. अब फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास ऑब्वियसली वी नो के ग्लूकोज ही आएगा. सो ग्लूकोज जो है इसका ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है. कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड देन 6. ये जो कार्बन नंबर 6 है यहाँ पे ऑलरेडी ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है. अब जो एंजाइम है हेक्सोकाइनेज और जो एटीपी है ये यूटिलाइज होगा इस रिएक्शन में. अब ये दोनों एक्सोकाइनेज क्या करेगा, ये कार्बन नंबर 6 है इसमें हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है उसको रिमूव करके फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देगा. अब ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आएगा, ये इस एटीपी से आएगा जो कि एडीपी में कन्वर्ट होगा, और देन एक जो फॉस्फेट ग्रुप है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा. सो इसके नतीजे में बनेगा क्या, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. सो पहले जो है ग्लूकोज था, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है बिकॉज इसके कार्बन नंबर 6 पे अब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो चुका है.
and the reaction is mediated by hexokinase. This phosphorylating step serve to capture the glucose inside the cell. जैसे ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सेल से बाहर नहीं जा सकेगा। अब यहाँ से वो उसकी डेस्टिनी बन जाएगी कि उसने आगे ग्लाइकोलिसिस के जो रिएक्शन है उसमें एंटर हो जाना है। इट इज़ एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। Then the second reaction will include the conversion of glucose 6-phosphate into fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate is converted to its isomer fructose 6-phosphate by enzyme phosphohexose isomerase. What is isomer? Isomer एक ऐसा कंपाउंड होता है जो दो ऐसे कंपाउंड जो आपस में जब आइसोमर होते हैं, इसका मतलब है उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, जैसे कार्बन नंबर भी सेम होगा, फॉस्फेट भी इनमें सेम है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन भी इक्वल होंगे, बट इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में है और ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर में। सो फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा, जो कि इसका आइसोमर है। So this reaction is reversible. It can be reversed in both directions. Our third reaction is conversion of fructose 6-phosphate into fructose 1,6-bisphosphate. Which enzyme will convert this reaction? Fructose 6-phosphate is phosphorylated to fructose 1,6-bisphosphate by enzyme phosphofructokinase using another ATP. अब इसमें होगा ये कि जो fructose 6-phosphate है, ये जो एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ये एंजाइम क्या करेगा, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 6 है, ये इस कार्बन नंबर 1 पे भी एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच करेगा। अब ये एंजाइम यहाँ पे कैसे अटैच करेगा? बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ अनदर फॉस्फेट ग्रुप जो कि एटीपी से आएगा। एटीपी है, ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और एक जो फॉस्फेट ग्रुप बच जाएगा वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। सो अब यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे भी अटैच है फॉस्फेट ग्रुप और कार्बन नंबर 6 पे भी अटैच है। अब दो फॉस्फेट ग्रुप हो गए, इसकी वजह से इसको कहते हैं कि ये जो फ्रुक्टोज जो ऑलरेडी 6 फॉस्फेट था, अब एक और अटैच होने के बाद ये बन गया फ्रुक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट। सो इसकी वजह से अब ये रिएक्शन कौन करेगा? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ये जो एंजाइम के रिएक्शंस हैं या इनके नेम होते हैं, ये मोस्टली जो रिएक्टेंट होता है उससे आते हैं। जैसे अब यहाँ पे फॉस्फो आ गया, इसकी वजह से बोला गया, फ्रुक्टो आ गई, जो फ्रुक्टोज है इस स्ट्रक्चर की वजह से, काइनेज इसलिए बोला गया है कि इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, इसकी वजह से इसको काइनेज कहा गया है। Then the fourth reaction is जो लास्ट रिएक्शन की प्रोडक्ट थी फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate is cleaved. अब उस जो पिछला जो अभी प्रोडक्ट बनी है उसकी क्लीवेज होगी into 2। अब वो दो हिस्सों में जाएगा, दो हिस्सों में ऐसे जाएगा कि इस तरह से होगा कन्वर्ट के हर मॉलिक्यूल के पास फॉस्फेट ग्रुप होगा। अब यहाँ वो दरमियान से ब्रेक डाउन होगा, जो ये वाला एरिया इसके पास भी फॉस्फेट ग्रुप है, ये वाला एरिया इसके पास भी फॉस्फेट ग्रुप है। सो दो में कन्वर्ट होगा और क्योंकि ये टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, अब ये 3 3 में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, तो ये दो हिस्सों में कन्वर्ट होगा, दोनों के पास फॉस्फेट ग्रुप होगा और जो एंजाइम करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज एल्डोलेज। और जो प्रोडक्ट बनेंगी, एक का नाम होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। सो ये दो प्रोडक्ट्स बनेंगी। Fructose 1,6-bisphosphate is cleaved into two 3-carbon molecules, dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate by aldolase, and this reaction is also reversible. अब यहाँ तक जो रिएक्शन बना है, देन जो है वो जो अगला रिएक्शन होगा उसमें हम इस प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे, सिर्फ इसको लेकर चलेंगे, इसको नहीं लेकर चलेंगे। लाइक पिछले स्टेप्स में होता ये रहा है कि जो भी प्रोडक्ट बन रही थी हम उसको लेकर चल रहे थे, बट इस केस में 2 प्रोडक्ट्स बन रही हैं, हम उनमें से एक को लेकर चलेंगे, वो होगी हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एंड उसका हम नेक्स्ट देखेंगे क्या रिएक्शन होगा। अब इस रिएक्शन में जो लास्ट प्रोडक्ट थी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसको लेकर हम चले और इस रिएक्शन को
जो कन्वर्जन हुई वो कन्वर्जन कौन करेगा? ट्राईओस। अभी ट्राईओस की बोला गया तीन जो है वो कार्बन शुगर है, फॉस्फेट भी अटैच है, आइसोमरेज जो है इसको अपने आइसोमर में कन्वर्ट करेगा। आइसोमर मीन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा। थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है यहाँ नजर आ रहा है कि फॉस्फेट ग्रुप पहले यहाँ अटैच था, अब कार्बन नंबर 2 में अटैच है जो कि यहाँ पे अटैच है, और जो ये वाला ऑक्सीजन है ये अब इस पे अटैच है। So, जो enzyme करेगा that will be triose phosphate isomerase, or it will convert the dihydroxyacetone phosphate into glyceraldehyde 3 phosphate. As we have seen कि जो last lecture था उसमें दो products बन रही थी, एक थी dihydroxyacetone phosphate और दूसरी थी glyceraldehyde 3 phosphate. अब ये जो फिफ्थ रिएक्शन है इसमें भी थ्री ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रही है। इसका मतलब है अभी तक दो ग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल बन चुके हैं, एक वो वाला और एक लास्ट सेक्शन वाला और एक है ये वाला। DHAP is converted to G3P by triose phosphate isomerase. So there are now two molecules of G3P. It is also a reversible reaction. From here onwards energy payoff phase will start, और जिसके अंदर एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ ATP जनरेट होगी। सो इससे पहले जो रिएक्शंस थे उनमें एनर्जी को यूटिलाइज किया गया दो रिएक्शंस के अंदर, जबकि अभी जो है ATP को प्रोड्यूस किया जाएगा। सो अभी तक जो 5 रिएक्शंस हुए हैं उसके अंदर उसका जो एंड जो प्रोडक्ट्स थे उनमें दो G3P बने थे। अब सिक्स रिएक्शन से ऑनवर्ड जो है उन दोनों G3P को ये लेकर चला जाएगा और जो रिएक्शन होगा वो डबल हो जाएगा, यानी दो G3P यूटिलाइज होंगे तो वो रिएक्शन जो है वो डबल हो जाएगा। सो जैसे यहाँ पर एक G3P है, इसकी जगह जो दूसरा भी है वो भी आएगा, दोनों ही रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। ऐसा होगा ये कि जो ये G3P है इसके भी इस कार्बन पे जो है वो थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है। सो इसके अंदर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो ऐड होगा और जो ये वाला कार्बन है यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो बन जाएगी 1, यानी कार्बन 1 पे भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और कार्बन नंबर 3 पे भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो ये बन जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। और जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो होगा G3P डिहाइड्रोजनेज। सो जहाँ जहाँ डिहाइड्रोजनेज आ जाता है एंजाइम, वहाँ पर जो प्रोडक्ट होती है हमारे पास NADH बनता है। यहाँ पे NAD को यूज़ करते हुए जो डिहाइड्रोजनेशन होगी जिसके अंदर हाइड्रोजन रिमूव होगा, वहाँ वो हाइड्रोजन जो है वो NAD के साथ अटैच करके NADH प्रोड्यूस किया जाएगा और एक प्रोटॉन भी प्रोड्यूस किया जाएगा। So each G3P is oxidized and phosphorylated to 1,3-bisphosphoglycerate by glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase producing NADH, and it is also a reversible reaction. From the seventh reaction में ये होगा, ये जो पिछले जो रिएक्शन थी उसके जो प्रोडक्ट थे वो 1,3-bisphosphoglycerate था। अब सेवंथ रिएक्शन में जो इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी 3-phosphoglycerate। अब ये जो 1 है ये कहाँ गया? 1 का मतलब है 1 पे जो फॉस्फेट ग्रुप था ये कहाँ जाएगा, क्योंकि इस वाले जो प्रोडक्ट है इसमें वो नहीं प्रेजेंट, इसमें ये नेगेटिव साइन प्रेजेंट है और फॉस्फेट ग्रुप एक ही अटैच है। तो वो कहाँ जाएगा? वो यहाँ जाएगा कि जो ADP है वो आएगा ADP, और ये जो है इस फॉस्फेट ग्रुप को पिक कर लेगा और जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज होगा। जहाँ काइनेज आता है वहाँ पर जो है वो ATP का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होती है। अब यहाँ पे ADP जब ये फॉस्फेट को पिक कर लेगा तो ये बन जाएगा ATP, और ये जो प्रोडक्ट है ये 3-phosphoglycerate हो जाएगी, 1 इससे हट जाएगा। सो ये वो पहला रिएक्शन है जहाँ पर ATP बनी है। So 1,3-bisphosphoglycerate transfer of phosphate group to ATP, forming ATP and 3-phosphoglycerate by the enzyme phosphoglycerate kinase, and this reaction is reversible. Then eighth reaction is the conversion of 3-phosphoglycerate to 2-phosphoglycerate. अब 3 से 2 कैसे बनेगा? अब ये एंजाइम जो है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज इन्वॉल्व होगा। ये म्यूटेज का क्या फंक्शन होता है? म्यूटेज इज एन एंजाइम जो कि एक जो ग्रुप होता है फंक्शनल उसको दूसरी जगह पर प्लेस करता है, उसकी लोकेशन चेंज करता है। सो यहाँ पर जो कार्बन नंबर 3 था यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, म्यूटेज क्या करेगा इस ग्रुप को यहाँ पर अटैच कर देगा, तो यह बन जाएगा 2-phosphoglycerate।
So 3-phosphoglycerate is converted into 2-phosphoglycerate by phosphoglycerate mutase, and this reaction is reversible. Then the ninth reaction is the conversion of 2-phosphoglycerate into phosphoenol pyruvate. अब ये जो 2-phosphoglycerate था, यहाँ पे एक कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोजन आयन था। अब ये जो इनोलेज एंजाइम है, इस हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड को रिमूव करके वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। अब इन दोनों के रिमूव होने की वजह से, वैलेंसी के डिस्टर्ब होने की वजह से एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। अब इस डबल बॉन्ड के क्रिएट होने की वजह से इसका नाम ईन पड़ गया। ई एन जो है वो ईन डबल बॉन्ड होता है। तो अब इसका मॉलिक्यूल का नाम बन गया फॉस्फो इनोल पायरुवेट। Okay, so now it will convert it into phosphoenol pyruvate, and the reaction will be reversible. Then the 10th reaction is the conversion of phosphoenol pyruvate into the pyruvate. अभी phosphoenol pyruvate से अब pyruvate बनने का मतलब है कि ये जो इसका phosphate ग्रुप है ये रिमूव होना चाहिए। अब ये जो यहाँ पे phosphate ग्रुप है ये ADP को दे दिया जाएगा और जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो पायरुवेट काइनेज होगा। नाउ फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अब ATP के पास चला गया और यहाँ से रिमूव हो गया और ये बच गया है पायरुवेट। So PEP transfers its phosphate group to ATP, forming ATP and pyruvate by pyruvate kinase, and this reaction is irreversible. अब it is the overall cycle of the glycolysis, जिसके अंदर ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अब इसमें ये होगा कि जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है ये ATP से एक फॉस्फेट ग्रुप लेगा और ग्लूकोज के साथ अटैच कर देगा और ये बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बिकॉज ऑफ द कार्बन नंबर 6। ठीक है। नेक्स्ट इज फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। अब इसके अंदर ये होगा, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये आइसोमरेज एंजाइम जो है इसको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, ये एक दोनों के आइसोमर हैं और ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा, ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर होगा। तो जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है तब ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की कन्वर्जन होगी फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, और ये कैसे होगी, यहाँ पे सिर्फ 6 है या 1 कैसे आया, बिकॉज कार्बन नंबर जो 1 है वहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया गया ATP से लेकर। ATP से एक फॉस्फेट लेकर यहाँ अटैच कर दिया, पीछे बच गया ADP। सो यहाँ तक का जो रिएक्शन है जो ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का है दैट इज एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। इसके अंदर आप एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं यानी ATP को यूटिलाइज करते हैं। ये ATP है, यहाँ पर 2 ATP को यूटिलाइज किया गया और जब यूटिलाइज करने का मतलब है कि यहाँ पर एनर्जी इन्वेस्ट आपने की है। सो दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। अब अगला जो रिएक्शन होगा एनर्जी पे ऑफ फेज, इसमें ATP बनेगा। अब ये जो रिएक्टेंट था फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, इस जो एल्डोलेज एंजाइम है ये क्या करेगा, इसको 2 में कन्वर्ट हो गया करेगा। और 2 कौन से होंगे, एक तो होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दूसरा होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये जो दोनों प्रोडक्ट्स आपस में बने हैं ये भी एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो जो ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज होगा वो क्या करेगा, DAP जो है इसको भी ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। सो जब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी फॉस्फेट भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा यूजिंग दिस एंजाइम, तो होगा ये कि यहाँ पर अब बन जाएंगे 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। जब ये 2 बनेंगे तो इसका मतलब है कि अब जो रिएक्शन होगा वो डबल चलेगा, यानी एक इस G3B का बनेगा जो ओरिजिनल था, एक जो HAP से आएगा वो बनेगा। सो 2 रिएक्शंस होंगे स्टार्ट, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है। सो यहाँ पर एक ही किया गया है। तो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। क्यों, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, इसका मतलब है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारे पास जो ATP है और या फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया गया है। और फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आया, ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो यहाँ पर यूटिलाइज होगा और उसको क्या करेगा, यहाँ पे 1,3 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। और ये एंजाइम जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज है, जहाँ डिहाइड्रोजनेज आएगा वहाँ पे NADH जरूर प्रोड्यूस होगा और एक प्रोटॉन भी प्रोड्यूस होगा यूजिंग द NAD। नेक्स्ट ही 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। अब इसमें जो कार्बन नंबर 1 है उसका कहाँ गया फॉस्फेट, वो ADP को प्रोवाइड किया जाएगा और ये बन जाएगा ATP।
सो एडीपी से यहाँ एटीपी बन गया, इसका मतलब है कि पहला एटीपी या पहली आपकी जो एनर्जी जनरेशन है वो हो गई है यहाँ पे। सो जब ये मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट होगा तो एक एटीपी बनेगा। नेक्स्ट इज 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करना, ये म्यूटेज करेगा। म्यूटेज का काम होता है फंक्शनल ग्रुप से एक लोकेशन से दूसरी में या एक कार्बन नंबर से दूसरे कार्बन नंबर पे कन्वर्ट करना, ये ट्रांसफर करना। सो यहाँ पे 3 से 2 में ट्रांसफर किया गया है तो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज करेगा तो ये बन जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। और अब जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा? एनोलेज आएगा, एंजाइम वाटर को रिमूव करेगा और इस मॉलिक्यूल में चेंज कर देगा। देन फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है पायरुवेट में कन्वर्ट होगा बाय द रिमूवल ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप जो है एटीपी बनाने के लिए काम आएगा एंड द पायरुवेट एंजाइम पायरुवेट काइनेज एंजाइम विल कन्वर्ट दिस रिएक्शन। सो these were the 10 reactions that were involved in the glycolysis. This is also a very nice image of the glycolysis जिसके अंदर enzymes जो हैं hexokinase, phosphohexoisomerase, phosphofructokinase and all these 10 reactions and 10 enzymes and preparation phase या फिर energy investment phase and this payoff phase जिसको energy जनरेशन फेज भी कहते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे 2 ATP की यूटिलाइजेशन भी बताई है, अब 2 ATP की फॉर्मेशन भी बताई है, 2 NADH की फॉर्मेशन भी बताई है। अब यहाँ पे है एक चीज़ कि यहाँ पर 2 ATP या 2 ATP क्यों लिखा है जबकि यहाँ बाकियों में ऊपर तो एक ATP है। सो यहाँ पे 2 ATP इसलिए लिखा है कि जो G3 भी है वो डबल आएगा। तो जब दो रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे तो उसमें जो बनेगी चीज़ वो भी दो डबल बनेगी। सो इफ़ वी टेक अ लुक ऑन दिस, थोड़ा डिटेल में देखें तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे 2 ATP यूटिलाइज हुए हैं, जबकि इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो है वो 2 ATPs बने हैं, यहाँ पे भी 2 ATP बने हैं। तो ये बन गए कोई 4 ATP ये हो गए और यहाँ पे जो है वो 2 ATP यूटिलाइज हुए हैं। सो इफ एनीवन आस्क दिस क्वेश्चन कि जो ग्लाइकोलिसिस है उसमें कितने एटीपी बनते हैं, सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कितने एटीपी बन रहे हैं, दो दो चार एटीपी बन रहे हैं, यानी 4 ATP जनरेट हो रहे हैं, जबकि यूटिलाइज जो हैं वो 2 ATP यूटिलाइज हो रहे हैं। सो हम अगर 4 में से 2 को माइनस कर दें जो कि यूज़ हुए हैं, पीछे हमारे पास बन गए हैं 2 ATP। सो हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस से बनते हैं वो 2 ATP बनते हैं, जबकि अगर हम NADH को भी कंसिडर करें तो एज वी नो कि एक NADH 3 ATP के इक्वल होता है। तो यहाँ 2 NADH बन रहे हैं तो ये 6 ATP हो गए। जब ये 6 हो गए, 6 प्लस 2 ये भी बन गए और 2 ये भी बन गए, तो ये 10 ATPs हैं टोटल, 6 एंड 2 8 एंड 2 10। तो ये 10 ATPs हैं, 10 में से अगर 2 यूटिलाइज भी हो गए पीछे 8 ATPs बच गए हमारे पास। सो डायरेक्टली 2 ATP बन रहे हैं, जबकि इनडायरेक्टली अगर हम के NADH को भी हम कंसिडर करें जो कि आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर ATP बनाएगा ही, सो अगर हम इसको भी कंसिडर करें तो वो फिर ATP 8 बनते हैं। इन एनारोबिक कंडीशंस, ऐसी सिचुएशंस जिसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई जो है लिमिटेड होगी, जैसे कि इंटेंस एक्सरसाइज में जिसमें सेल जो है वो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस पे रिलाई नहीं कर सकता, तो उस केस में ये होता है कि जो एनारोबिक कंडीशन है उसमें ये पायरुवेट से लैक्टेट की कन्वर्जन जो है वो ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है, जिसके अंदर पायरुवेट से लैक्टेट बनता है और NADH यूटिलाइज होगा और NAD बनाएगा। NAD जो है एक हमारा जो स्टेप था जिसके अंदर जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है उसको NAD चाहिए होता है। सो उस पाथवे के लिए फिर NAD मिल जाता है और फिर ये होता है कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो कंटिन्यू रहती है। जो एंजाइम है दैट इज ऑन LDH जिसको कहते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। And that was it for the glycolysis pathway, or thank you for listening.